जय हिंद सभी को। आज ध्रुव स्वामिनी के इतिहास और कल्पना पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखना चाहूंगी। प्रसाद के अन्य प्रमुख नाटकों की भांति ध्रुव स्वामिनी का भी वस्तुवृत्त ऐतिहासिक है। प्रसाद जी की शोधात्मक प्रतिभा भी यहाँ उनके निजी विशिष्टता के साथ देखने को मिलेगी। इतिहास की साहित्यिक अवतारणा में संभावना के लिए जितनी गुंजाइश है, उसका लाभ उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ उठाया है। उनका यह कथन उनकी इसी मनोदृष्टि का स्पष्ट परिचायक है। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करें। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करें, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका है या जिस घटना के घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। प्रसाद जी इस नाटक में अतीत कथा के माध्यम से आधुनिक नारी की ऊर्जा और ओजस्विता का दिग्दर्शन कराना चाहते थे। इसलिए उन्हें संभावना की छूट कई स्थलों पर लेनी ही पड़ी है, किंतु ऐसा अवान्तर गौण प्रसंगों में ही हुआ है, आधिकारिक वृत्ति में नहीं। आधिकारिक वृत्त में अगर होता तो शायद पूरी बात ना कह पाते। मुख्य कथा में तथ्यों के विकल्प ग्रस्त होने की स्थिति में उन्होंने अपनी शोध बुद्धि एवं नाटकीय अपेक्षा को प्राथमिकता दी है। प्रसाद जी की यह विशेषता रही है कि उन्होंने इतिहास के सभी उपलब्ध प्रमुख सूत्रों की गहरी छानबीन के बाद तब निष्कर्ष निकाला है। ध्रुव स्वामिनी के वृत्त संचय में उन्होंने प्रमुख रूप से विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम के प्रकाशित अंशों को आधार बनाया है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि विशाख दत्त चंद्रगुप्त की सभा का राजकवि था और उसका उक्त नाटक जीवन चित्रण जैसा है। प्रसाद के लिए यह प्रश्न अवश्य ही कुछ कुतूहल से भरा हुआ है कि विशाख दत्त ने अपने दोनों नाटकों का नायक चंद्रगुप्त नामधारी व्यक्ति को ही क्यों बनाया। यूं उसे 7वीं शती के अवंतिवर्मा का आश्रित कवि भी माना जाता है। जो भी हो, वह प्रामाणिक रूप से ऐतिहासिक नाटककार तो माना ही जाता है। प्रसाद का केवल यह कहना है कि उसके लिखे हुए नाटक में इतिहास का अंश कुछ न हो, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम के उपलब्ध अंशों से विदित होता है कि रामगुप्त प्रजा के आश्वासन के लिए शकराज को अपनी पत्नी देने के लिए तैयार हो गया था। चंद्रगुप्त ने स्त्री वेश में शकराज के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर दिया था। इस नाटक के अतिरिक्त श्रृंगार प्रकाश, हर्षचरित और अबुल हसन की बर्कमारिश विक्रमादित्य वाली कथा से भी इस घटना की पुष्टि मिलती है। प्रसाद जी को इनके अतिरिक्त स्वयं चंद्रगुप्त की ओर से प्रमाण मिला है। चंद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर मिलने वाला रूपकृति शब्द इसी घटना की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार ध्रुव देवी का पुनर्लग्न एक ऐतिहासिक सत्य है। भंडारकर ने तो पराशर और नारद की स्मृतियों से उस काल की सामाजिक व्यवस्था में पुनर्लग्न होने का प्रमाण भी दिया है और कहते हैं, वह समर्थन भी करते हैं कि रम्या है किंतु अरतिकारिणी है, श्लेष है, उसमें शास्त्र व्यवस्था जनित ध्वनि है। खैर, प्रसाद ने कहीं कहीं ऐतिहासिक तथ्य को सुरक्षित रखते हुए उसे कुछ घुमा फिराकर प्रस्तुत किया है। नाटकीयता और भारतीय गौरव की रक्षा के विचार से ऐसा करना उनकी व्यवस्था थी। ऐसा न करने पर इतिहास अवश्य यथावत रहता, किंतु साहित्य के उद्देश्य की पूर्ति न होती। इतिहास के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी से विवाह किया था। देवी चंद्रगुप्तम अमोघ वर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र तथा बर्कमारिश वाली कथा में इसकी पुष्टि होती है। 8वीं शताब्दी के संजन ताम्रपत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि हत्वा भ्रातरमेव राज्य महरद देवी चंद्रगुप्तम के अंशों को आधार बनाकर लिखे गए मुंशी के नाटक ध्रुव स्वामिनी में भी
यह घटना इसी रूप में है। प्रसाद जी ने इसे किंचित परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने रामगुप्त की हत्या एक सामंत कुमार से कराई है, चंद्रगुप्त से नहीं, क्योंकि भाई द्वारा भाई की हत्या का एक सामान्य सा ऐतिहासिक विवरण भी सामाजिक द्वंद्व उत्पन्न कर देता, और यह कहीं से सही भी नहीं है। आखिर साहित्य का आदर्श संरक्षण यही सिखाता है कि हमें एक आदर्श की स्थापना करनी है, ऐसा संप्रेषण कीजिए कि एक आदर्श मानवीय समाज का निर्माण हो सके। खैर, यह प्रसंग यथावत रख दिए जाने पर रससिद्धि में बाधक बन जाता, क्योंकि तब चंद्रगुप्त की चारित्रिक गरिमा को आघात पहुंचता। अतः प्रसाद जी ने भारतीयता और व्यापक रूप में मानवता के संस्कारों को क्षति से बचाते हुए तथ्य को कुछ परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने में उन्होंने केवल संस्कार या कल्पना की दुहाई देकर ही अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं मान ली, बल्कि ऐतिहासिक विकल्प का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जायसवाल जी अबुल हसन अली की यह बात नहीं मानते कि भरत की तरह बड़े भाई के लिए सिंहासन त्याग देने वाले चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या की होगी। उनके अनुसार अधिक संभावना इस बात की है कि जनापवाद के रूप में घटना इस प्रकार प्रसिद्ध हो गई होगी। प्रसाद जी इसमें इतना और जोड़ देते हैं कि बहुत संभव है कि अबुल हसन की कथा का आधार देवी चंद्रगुप्त नाटक ही हो, क्योंकि अबुल हसन के लिखने से पहले नाटक का होना माना जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पुरुष के चरित्र की इस प्रकार रक्षा करके भारतीय मन को आश्वस्त किया है और अपने साहित्यिक लक्ष्य को सशक्त बनाया है। देवी चंद्रगुप्तम की और भी कई बातों को उन्होंने इसी दृष्टि से छोड़ या बदल दिया है। उदाहरण के लिए ध्रुव स्वामिनी नाटक में या अन्य और नाटकों में या जहां चंद्रगुप्त का प्रसंग आता है, चंद्रगुप्त बैताल साधना से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील एवं गणिका माधव सेना के प्रति आसक्त दिखाया गया है। लेकिन प्रसाद जी ने अपने नाटक में ऐसा नहीं कराया, क्योंकि इससे चंद्रगुप्त का चरित्र विघटित हो जाता। ध्रुव स्वामिनी के मानसिक लगाव को उतनी नैतिक पुष्टि नहीं मिलती जितनी उसके क्रांतिकारी कदम के लिए अपेक्षित थी। उन्होंने चंद्रगुप्त का पौरुषपूर्ण पराक्रम सामने रखने के लिए उसे द्वंद्व के लिए अकेले ही तैयार दिखाया है। ध्रुव स्वामिनी का उसके साथ शक शिविर में जाना इस प्रकरण की एक नई कड़ी है जो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त को गणिका के प्रति अनुरक्त न दिखाकर प्रसाद जी ने उसे आरंभ से ही ध्रुवा के प्रति आकर्षित दिखाया है और इसके द्वारा दोनों की भावी पारस्परिकता के लिए आधार भूमि भी तैयार कर दी। बर्कमारीस वाली कथा में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को स्वयंवर में प्राप्त करता है और इस प्रकार उसके अनुसार रामगुप्त चंद्रगुप्त की परिणीता को बलपूर्वक महादेवी बना लेता है। प्रसाद इतनी दूर तक नहीं गए, क्योंकि इससे ध्रुव स्वामिनी का व्यक्तित्व बिखर जाता। राखाल दास बनर्जी ने अपने ध्रुवा उपन्यास में ध्रुव देवी को चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसाद भी इसी अनुमान या कल्पना को प्रश्रय देते हैं। फिर तो प्रयाग प्रशस्ति के कन्यो पायनदान के आधार पर आदर सहित लिवा लाने की संगति बैठ ही जाती है। चंद्रगुप्त की विक्षिप्तता वाली बात भी प्रसाद जी ने जानबूझकर छोड़ दी और उसे केवल पीड़ित आशंकित बताकर अपने बाहुबल और अदृष्ट पर भरोसा करने वाले एक साहसी युवक के रूप में चित्रित किया। देवी चंद्रगुप्तम, आयुर्वेद दीपिका, मजमू उत वारीख आदि ग्रंथों से यह प्रमाणित हो गया कि शकराज के पराजित होने के बाद रामगुप्त चंद्रगुप्त से आशंकित हो गया था और ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए चंद्रगुप्त ने विक्षिप्तता का अभिनय किया था। प्रसाद ने इस ऐतिहासिक तथ्य की अवहेलना कर दी, क्योंकि इससे चंद्रगुप्त की भीरुता प्रकट होती। अंततः चारित्रिक दीप्ति की कमी समस्या और उसके समाधान का पक्ष कमजोर कर देती। इस नाटक में प्रसाद जी का उद्देश्य इतिहास के अप्रकाशित अंश को प्रकाशित करना न होकर उसके गर्भ में छिपे सनातन मानवीय सत्य का दिग्दर्शन कराना है। अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कई काल्पनिक प्रसंगों की भी अवतारणा करनी पड़ी है। ध्रुव स्वामिनी के
दाम्पत्य जीवन की कटुता, खटक धारणी का अभिनय, बौने कुबड़े आदि का व्यंग्य विनोद, कोमा और उसका प्रणय, कोमा का शकराज का शव मांगने आना तथा रामगुप्त के आदेश पर उसकी प्रच्छन्न रूप से हत्या, संबंध विच्छेद संबंधी बहस आदि काल्पनिक प्रसंग हैं, जो इतिहास के रिक्त अंश की पूर्ति करके उसे जीवंत कथा का रूप देते हैं और समस्या को फलागम तक पहुंचाने में योगदान करते हैं। कुबड़े बौने आदि का प्रसंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से चंद्रगुप्त को स्त्री वेश धारण की युक्ति सूझती है। देवी चंद्रगुप्तम में दासी की उक्ति से यह संकेत मिलता है। संभवतः ध्रुव देवी द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण आदि देखकर चंद्रगुप्त को यह विचार प्राप्त हुआ हो। प्रसाद जी ने इसे हीन कोटि के विनोदी चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करके एक ओर हल्के फुल्के हास्य विनोद की सृष्टि कर दी, दूसरी ओर इसे अधिक विश्वसनीय और ठोस बना दिया। तीसरी, समीक्षकों का यह कहना है कि कहीं न कहीं से मनुष्य का व्यक्तित्व बौना कुबड़ा और इस तरह से कार्य के प्रति अपनी उदासीनता, बौने कुबड़े हिजड़ों जैसा व्यक्तित्व दिखा रहा है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व को पहचाने और अपने आप को पूर्ण मनुष्य के रूप में स्थापित करे, यह भी प्रसाद जी का एक लक्ष्य था। खैर, राजाओं के अंतःपुर में ऐसे विकलांग लोग अनेकविध प्रयोजनों से रखे जाते थे। इन्हें वर्षवर या वर्षधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वर्षवर या वर्षधर। इन कुछ एक काल्पनिक प्रसंगों तथा पूर्वोक्त कतिपय परिवर्तित तथ्यों के अतिरिक्त इस नाटक की शेष सारी कथा वस्तु ऐतिहासिक है। सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तो प्रसिद्ध इतिहास पुरुष हैं ही। उनके बीच की कड़ी रामगुप्त है, जिसका ऐतिहासिक अस्तित्व काफी बाद में 1928 में डॉक्टर अल्तेकर की खोजबीन के अनंतर स्वीकार किया गया। प्रसाद के मतानुसार यह कहना कि रामगुप्त नाम का कोई राजा गुप्तों की वंशावली में नहीं मिलता और न किसी अभिलेख में उसका वर्णन आया है, कोई अर्थ नहीं रखता। समुद्रगुप्त के शासन का उल्लंघन करके कुछ दिनों तक साम्राज्य में उत्पात मचाकर जो राजनीति के क्षेत्र में अंतर्धान हो गया हो, उसका अभिलेख वंशावली में न मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वे भंडारकर के इस विचार से पूर्ण सहमत हैं कि रामगुप्त के अल्पकालीन शासन का सूचक सिक्का भी चला था और काच के नाम से प्रसिद्ध जो गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं वे रामगुप्त के ही हैं। भ्रम से राम के स्थान पर कांच पढ़ लिया गया। समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे और वह सदैव पुत्र पौत्रों के साथ चला करता था। उसके निधन पर ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त सम्राट बना। वह कायर, दुर्बल और अयोग्य था और युद्ध भय से शकपति को अपनी पत्नी समर्पित करने के लिए तैयार हो गया था। चंद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी के वेश में शकराज के शिविर में जाकर उसका वध किया और इस प्रकार प्रजा तथा महादेवी का प्रिय बन गया। रामगुप्त की हत्या के बाद शासन सूत्र उसके हाथ में आ गया और उसने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ध्रुव देवी से उसके 2 पुत्र हुए थे, कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त सम्राट बना था। शकराज भी ऐतिहासिक व्यक्ति है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में खसाधिपति के नाम से उसी का उल्लेख मिलता है। खैर, वह पर्वतीय राजा था। बर्कमारीस की कथा से भी यही संकेत मिलता है। रामगुप्त भी इसी प्रकार अबुल हसन के मजमू उत्तवारीख में ख्वाल तथा देवी चंद्रगुप्तम में शर्मगुप्त नाम से प्रस्तुत किया गया है। निश्चित ही प्रसाद जी ने इतिहास की विरल रेखाओं को अपनी परिष्कृत बुद्धि और कल्पना के रंगों से एक जीवंत चित्र में बदल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों और सभी पाठकों और श्रोताओं को अंतःस्थल से जय हिंद।